हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम जो आपका चल रहा है 2022-23 का। इसमें कि जीके और जीएस से रिलेटेड जो भी आपका एनालिसिस होता है वो, और जीएस और जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं उन पर चर्चा करते हैं। और ये हमारा 41 नंबर सेशन रहेगा दोस्तों। इसमें मॉक टेस्ट की तरह से आपको सेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपका एक होगा, ऑप्शन 4 होंगे और एक ऑप्शन आपका सही होगा, वही आपको कमेंट करना है। यह डे नंबर 41 है और यह शाम को 7 बजे प्रतिदिन यहाँ पर आपके लिए लेकर आया जाता है। सेशन में जो भी चुनिंदा क्वेश्चंस होंगे उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे उनको भी कवर किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि 41 नंबर सेशन है। 41 से पहले के जितने भी सेशन हैं एक बार आप उनको जरूर देखें, और उन्हें देखना है तो वो आई बटन पर दे रखे हैं दोस्तों। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखे हैं, वहाँ पर एसएससी जीडी जीके और जीएस के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उस पर जाइए, आप सभी सेशंस को देख सकते हैं आराम से। तो दोस्तों साथ ही आपको बता दूं कि यदि आप एसएससी जीडी के अतिरिक्त यूपी पुलिस, सुपरटेट, रेलवे, एसएससी एसआई, यूपीएसआई, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, यूपी पैट आदि एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो सेशन पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वह क्या है, ये आपको ऑप्शन बताना है कमेंट करके। ऑप्शन ए दे रखा है हड़प्पा सभ्यता, बी है सिंधु घाट सभ्यता, सी है सिंधु घाटी सभ्यता और डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दोस्तों इसका कमेंट करेंगे कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। और कमेंट करने का दोस्तों आपका तरीका है वो आपका यही है जो पुराना वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 लिखेंगे, और इसका अगर ए सही है तो ए, या बी सही है तो बी, और सी सही है तो सी, और डी सही है तो डी। इस तरह से आप अपना आंसर हमें कमेंट करके भेजते रहिए। कमेंट करने का आपके लिए एक फ़ायदा होता है कि आपका जो आत्मविश्वास है वह बढ़ता है, और आपकी तैयारी कैसी है वो भी आप परख सकते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है कि यहाँ पर आप अपना आंसर को अच्छी तरह कमेंट कर सको, तो सोच कर। और दो दोस्तों यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट करना है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है दोस्तों वह है आपका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट की। तो सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और तो सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा था दोस्तों, तो हड़प्पा था। और इसकी खुदाई कब हुई थी, तो 1921 में खुदाई हुई थी इसकी। कब हुई थी, 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी। किसकी खोज की थी, हड़प्पा सभ्यता की। और यह किस नदी के किनारे पर है, तो यह रावी नदी के किनारे पर है, यह आपको याद रखना है। और यहाँ क्या क्या मिला था, तो कब्रिस्तान मिले थे, अन्नागार मिला था और तांबे का पैमाना यहाँ से मिला था। कहाँ से मिला था, तो हड़प्पा से मिला था दोस्तों, यहाँ पर हड़प्पा से मिला था। और ये यहाँ पर देखो ये कब्रिस्तान है, दो तरह के मिले थे, एक एच का और एक RH-37 का। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा कब्रिस्तान RH-37 था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसकी जो खुदाई हुई थी तो वह 1922 में हुई थी और रखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, ये आपको याद रखना है। और ये किस नदी के किनारे था, तो यह सिंधु नदी के किनारे था। और इससे क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे ये आप देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एक स्नानागार मिला था, कांस्य की नृत्य की करती हुई लड़की की मूर्ति मिली थी, दाढ़ी वाला आदमी मिला था, पशुपति की मूर्ति मिली थी और प्रत्येक घर में कुएं के साक्ष्य मिले थे। यानी जो भी वहां पर घर था उसमें कुएं के साक्ष्य मिले थे। और इसको क्या कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि मृतकों का टीला किसको कहा जाता है, या मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, तो मृतकों का टीला कहा जाता है। और सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पर है, तो मोहनजोदड़ो में है। कांस्य की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ मिली थी, तो मोहनजोदड़ो में। दाढ़ी वाला आदमी मोहनजोदड़ो में, पशुपति की मूर्ति मोहनजोदड़ो में, प्रत्येक घर में कुएं के साक्ष्य कहाँ मिले, तो वो भी मोहनजोदड़ो में मिले थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके अन्य नामों की। सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके अन्य नाम क्या थे, तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता
और प्राथमिक नगरीय सभ्यता। ये कौन सी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। अब हमारा आता है लोथल। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे लोथल था। खोज किसने की थी? तो रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। किसकी? लोथल की। और क्या क्या साक्ष्य मिले हैं यहाँ से दोस्तों? तो डॉकयार्ड मिला, बंदरगाह और चावल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? लोथल से। ये आपको याद रखना है, जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि बाल विवाह को नियंत्रित करने हेतु, जो बाल विवाह था उसको नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। तो जो बाल विवाह था उसके नियंत्रण हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट आया था। तो कौन सा आया था एक्ट? सिविल मैरिज एक्ट। तो उसने लड़कियों की न्यूनतम जो उम्र निर्धारित की थी वह कितनी निर्धारित की थी, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है 14 वर्ष, ऑप्शन बी है 16 वर्ष, ऑप्शन सी है 18 वर्ष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर आप अपना बताएंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? जो अधिनियम आया था 1872 में, सिविल मैरिज एक्ट यानी सिविल मैरिज अधिनियम आया था, वह कितनी उम्र निर्धारित की थी उसने लड़कियों की न्यूनतम शादी के लिए, ये आपको बताना है विवाह के लिए। तो ऑप्शन ए 14 वर्ष की थी, या 16 वर्ष थी, या 18 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 14 वर्ष। 14 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित की थी लड़कियों के विवाह के लिए। किस एक्ट में? तो 1872 के कौन सा एक्ट था? सिविल मैरिज एक्ट। अब बात कर लेते हैं आज की, कि आज 2006 में जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम आया था उसके तहत क्या क्या किया गया है, सुझाव देंगे यहाँ पर। तो सुझाव जो हैं वह, जो अधिनियम आया उसके तहत क्या क्या है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिला के विवाह को बाल विवाह के रूप में परिभाषित किया गया है। किस में परिभाषित किया गया है दोस्तों? तो यह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अधिनियम के अनुसार बाल विवाह को अमान्य घोषित करने के लिए पेटिशन दायर की जा सकती है। जिस व्यक्ति का बाल विवाह हुआ है वह ऐसी पेटिशन दायर कर सकता है यदि वह 18 वर्ष से कम आयु का हो। तो इस स्थिति में अभिभावक द्वारा पेटिशन दाखिल की जा सकती है। यानी कि इसके लिए एक पेटिशन दाखिल की जाती है, जिसमें कि अगर जिसका भी विवाह हो रहा है या फिर 18 वर्ष से वो कम का है तो उसके माता पिता पेटिशन डाल सकते हैं, अगर वह ज़्यादा का है तो वो खुद डाल सकता है। विवाह के अमान्य घोषित होने पर विवाह के दौरान दिए गए उपहार, आभूषण, कीमती वस्तुएं आदि वापस देने का प्रावधान भी है। विवाह के अमान्य घोषित होने पर भरण पोषण संबंधी प्रावधान भी अधिनियम में शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि यदि 18 वर्ष से कम, यानी अभी जो चल रहा है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 चल रहा है, और उसमें 18 वर्ष की कम से कम आयु होनी चाहिए लड़की की, और यहाँ पर 21 वर्ष से कम 21 वर्ष की कम से कम आयु होनी चाहिए लड़कों की, तब दोनों की शादी जो होती है, विवाह जो होता है वह बाल विवाह के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। तो अभी फिलहाल में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 चल रहा है, और यहाँ पर जो बात की थी वह किसकी बात की थी? तो यहाँ पर 1872 में जो आया था सिविल मैरिज एक्ट, उसके अंतर्गत कितनी थी? तो 14 वर्ष की थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आता है अगला, तीसरा क्वेश्चन है, भारत की कितनी प्रतिशत जोतें 1 हेक्टेयर या उससे छोटी होती हैं? तो कितने प्रतिशत जोतें होती हैं वो 1 हेक्टेयर या उससे छोटी होती हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका 33%, बी है 56%, सी है 65%, डी है 86%, यानी 86%। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर कमेंट करेंगे। क्या इसका आंसर हो जाएगा कि भारत की कितनी प्रतिशत जोतें, ये लिखा है जोतें, गलत टाइप हो गया है, जोतें 1 हेक्टेयर या उससे छोटी होती हैं। फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए है 33%, 56% और 65% और 86%। राइट आंसर दोस्तों इसका कमेंट करेंगे तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो 65% जो जोतें हैं भारत की वह 1 हेक्टेयर से कम है, और 1 हेक्टेयर में कितना होता है? 1 H = 12 बीघा का होता है। कितना? 12 बीघा, और ये आपका 1 हेक्टेयर होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ जो विज्ञान की जो शाखाएं होती हैं वह किस किस से संबंधित होती हैं, और खेती से संबंधित कौन कौन सी शाखाएं होती हैं उनके बारे में।
तो यहाँ पर देखिए सेरीकल्चर है, यह रेशम कीट से संबंधित है। एपिकल्चर है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। और फूलों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो फ्लोरिकल्चर में किया जाता है। अंगूर की खेती किसका अध्ययन किस में किया जाता है, तो विटीकल्चर में अंगूर की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। वर्मी कल्चर में क्या होता है, तो वर्मी कंपोस्ट आपने सुना होगा, तो वर्मी कंपोस्ट जो होता है वह केंचुआ पालन से संबंधित होता है, ये आपको याद रखना है। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन को पोमोकल्चर कहा जाता है। और ऑलेरी कल्चर सब्जियों का उत्पादन को कहा जाता है ऑलेरी कल्चर। हार्टिकल्चर बागवानी को कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। एरोपोर्टिक हवा में पौधे को उगाना, जो एरोपोर्टिक होता है वो हवा में पौधे को उगाने की का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स है पानी में पौधा उगाने के लिए हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, तो इसको हाइड्रो से याद रखेंगे, इसको एरो से याद रखेंगे, यानी एयर आ रहा है तो हवा में और हाइड्रो है तो वाटर में आ गया। हार्टिकल्चर बागवानी आपका होता ही होता है। और सबसे ज़्यादा मेन है आपका ये, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है, तो सेरीकल्चर आता है आपका, और एपीकल्चर आता है, और पिसीकल्चर आता है। ये आपके तीन में से कोई ना कोई ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, और विटीकल्चर भी आपका पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो दोस्तों सभी के सभी आप याद रखिए, कोई सा भी आ जाए आपको सही करके आना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 4। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, तो कौन सी बेरोजगारी भारत में है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अधिकतर बताना है, तो कौन सी ज़्यादातर बेरोजगारी भारत में पाई जाती है। बाकी तो सब पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, तो तकनीकी है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है चक्रीय, ऑप्शन सी है घर्षणात्मक, ऑप्शन डी है संरचनात्मक। राइट आंसर दोस्तों कमेंट करेंगे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भारत में अधिकतम बेरोजगारी है, तो किसकी अधिकतम बेरोजगारी है, तकनीकी की है, या चक्रीय है, या घर्षणात्मक है, या फिर संरचनात्मक है। जल्दी से फटाफट इसका आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो भारत में अधिकतर बेरोजगारी जो पाई जाती है वह संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन डी एकदम से आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये इस तरह की बेरोजगारी भारत में पाई जाती है। ये टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के यहाँ पर टाइप दे रखे हैं, तो इसमें कौन कौन से हैं दोस्तों। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट दे रखा है, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट दे रखा है, कैजुअल दे रखा है, सीजनल दे रखा है, डिसग्यूज्ड दे रखा है, यहाँ पर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट दे रखा है, टेक्नोलॉजिकल दे रखा है, और यहाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, यानी किस तरह कितने प्रकार के यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हैं ये आप देख सकते हो। ये टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, यानी कि बेरोजगारी के ये टाइप दे रखे हैं। और बेरोजगारी के जो कारण होते हैं दोस्तों उनको उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। बेरोजगारी के जो कारण हैं, तो भारत में बेरोजगारी और गरीबी का जो कारण है देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। तो डिग्री के पीछे भागना एक यह बेरोजगारी का कारण हो जाता है। युवा में स्किल की कमी होना भी बेरोजगारी का कारण है। शराब आदि की लत का होना भी ये बेरोजगारी का एक कारण है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर कि पुअर एजुकेशन सिस्टम है, लगभग हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार चल रहा है, सरकारी नौकरी के पीछे भागना, स्टार्टअप की कमी है, कैरियर गाइडेंस की कमी है, और लोगों की खराब मानसिकता भी यह बेरोजगारी का कारण बनी हुई है। तो ये महत्वपूर्ण कारण हैं जो बेरोजगारी के हैं, तो कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आता है अगला, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है। तो शेरशाह की महानता का जो घोतक है वह क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, ऑप्शन बी श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, ऑप्शन सी है प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन डी है धार्मिक सहिष्णुता। राइट आंसर दोस्तों इसका कमेंट कर दीजिए क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दिया जाए कि शाम को 7 बजे का जो आपका समय होता है वह इस सेशन का समय होता है। इसमें जो भी क्वेश्चंस लिए जाते हैं, जितने भी क्वेश्चंस को इसमें समाहित किया जाता है, उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं दोस्तों उन सभी को यहाँ पर कवर किया जाता है। वह फैक्ट जो आपके होते हैं वह जीके से रिलेटेड भी होते हैं और जीएस से रिलेटेड भी होते हैं। जितने भी बनते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य उनको यहाँ पर पेश किया जाता है। और सेशन का समय जरूर याद रखें, शाम को 7 बजे बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो जरूर देखें, और सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबा लें। तो यहाँ पर बात चल रही थी दोस्तों क्या कि शेरशाह की महानता का घोतक क्या है। हुमायूं के विरुद्ध
उसका विजय अभियान, दूसरा है श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, तीसरा है प्रशासनिक सुधार, चौथा है धार्मिक सहिष्णुता। राइट आंसर दोस्तों इसका करेक्ट कमेंट किया होगा आपने और कमेंट कर दिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रशासनिक सुधार। ये ऑप्शन सी एकदम से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं शेरशाह की महानता का घोतक। तो यहाँ पर शेरशाह सूरी की जो बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए ये शेरशाह सूरी आपको दिखाई दे रहे हैं कि सूरवंश के पहले सम्राट शेर शाह सूरी का अंतकाल समय क्या था। तो यह इंतकाल था इनका 1545 में 22 मई को हुआ था। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो इसको भारत का शेर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? शेर शाह सूरी को भारत का शेर। तो सूरी ने 1540 से 1556 तक उत्तर भारत पर शासन किया। सूर साम्राज्य के संस्थापक थे। किस साम्राज्य के थे? तो सूर साम्राज्य के कौन थे? संस्थापक थे। शासन काल में पहली बार रुपया जारी किया था। क्या किया था? रुपया जारी किया था। और वह आज भी भारत की जो मुद्रा है वह रुपया है, भारतीय रुपया है। यहाँ पर और क्या है देखो, तो सूरी के ने पाटलिपुत्र शहर की का पुनर्निर्माण करके उसे पटना नाम दिया था। तो क्या नाम दिया था? पटना नाम। किसको? पाटलिपुत्र को पुनर्निर्माण करके उसको पटना नाम दिया था। शेरशाह ने चटगांव से ग्रांड ट्रंक रोड का विस्तार किया और आज बांग्लादेश से काबुल तक मौजूद है। कहाँ तक है दोस्तों? तो बांग्लादेश से काबुल तक मौजूद है। चंदेल राजपूतों के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए कलिंगर के किले में बारूद विस्फोट के कारण उनकी मौत हो गई थी। तो जो कलिंगर का जो किला था उसमें बारूद में विस्फोट हुआ और उसके कारण उनकी क्या हो गई थी दोस्तों? मौत हो गई थी। एक फैक्ट और है, शेर शाह जो क्या करते थे, तो बाघों का शिकार के लिए जाने जाते थे, यानी कि बाघों का शिकार करते थे शेर शाह। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, भारत में सिक्कों मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ था? आपको बताना है आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 300 ईसा पूर्व में। तो राइट आंसर दोस्तों इसका कमेंट कर दीजिए, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? जो भारत में सिक्कों या मुद्राओं का प्रचलन जो हुआ था वह किस के शासनकाल में हुआ था और कब हुआ था? ये दोनों में से आपको सही आंसर कमेंट करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। कर दीजिए फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट दोस्तों, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों 600 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत में सिक्कों और मुद्राओं का जो प्रचलन हुआ था वह कब हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व में हुआ था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आता है 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी है पुदुचेरी। राइट आंसर दोस्तों इसका बता दीजिए, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश दे रखा है, लक्षद्वीप दे रखा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दे रखा है और पुदुचेरी दे रखा है। राइट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। जो अरुणाचल प्रदेश है वो एकदम से आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। जो अरुणाचल प्रदेश है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यह भारतीय राज्य है दोस्तों। क्या है? भारतीय राज्य है, ये आपको याद रखना है। बाकी का आपका लक्षद्वीप हुआ, यह अरुणाचल वो सॉरी यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भी केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर पुदुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण फैक्टों की दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश का प्रचलित नाम क्या है? तो भारत का आर्किड राज्य या वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है इसको। किसको? अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वह ईटानगर है, ये आपको याद रखना है। और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना जो हुआ था वह कब हुई थी? तो 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों स्थापना हुई थी। पहले इसे नेफा के नाम से जाना जाता था, तो इसको अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था। नेफा के नाम से इसको जाना जाता था, ये आपको याद रखना हो। अरुणाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है दोस्तों वह कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 83,743 वर्ग किलोमीटर का दोस्तों इसका क्षेत्रफल है। साथ ही आप अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं, गवर्नर हैं, उनको भी याद कर लेना। और इसका जो
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कितने नंबर का स्थान है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 8 कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1905 से लेकर 1917 की अवधि में को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? 1905 की से लेकर 1917 की जो अवधि तक है, क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है उदारवादी चरण, ऑप्शन बी है उग्रवादी चरण, ऑप्शन सी है गांधी युग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों करेंगे इसका राइट आंसर कमेंट, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि को कहा जाता है क्या? उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों फटाफट से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उग्रवादी चरण है। क्या है दोस्तों? उग्रवादी चरण है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से लेकर 1917 की अवधि को उग्रवादी चरण कहा जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनके बारे में यहाँ दोस्तों बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या घटनाएं थी राष्ट्रीय आंदोलन की, जो मुख्य घटनाएं थी आपको यहाँ पर दिख रहा है। 1904 में क्या हुआ था? तो भारतीय विद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, और ये 1905 वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन, कांग्रेस में फूट पड़ी थी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगा था। 1916 में होम रूल की स्थापना हुई थी। होम रूल वाला भी काफी आता है, होम रूल की स्थापना किसने की थी ये भी आपको याद रखना है। और 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता हुआ था, जो लखनऊ पैक्ट में हुआ था, मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन किया गया था, ये आपको याद रखना। और 1919 में रॉलेट अधिनियम आया था, रॉलेट अधिनियम। और भी 1919 में कुछ हुआ था, आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो आपका अमृतसर के पास है पंजाब प्रांत में, वो आपका हुआ था। और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। 1920 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1922 में चौरी चौरा कांड, 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। तो चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ था दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, गोरखपुर में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर? गोरखपुर में हुआ था। 1928 साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था, कब? 1928 में। और 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि 1929 में ही कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आया, और प्रथम गोल मेज सम्मेलन, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन और तृतीय गोल मेज सम्मेलन यहाँ पर हुए थे 1930, 1931 और 1932 में, तीनों में हुए थे। आपको ये क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, किसने? भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 9। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा, ऑप्शन डी है राज्यसभा। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, क्या इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा है या राज्यसभा है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा? करिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या कमेंट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है लोकसभा, चौथा है राज्यसभा। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर कमेंट करेंगे, क्या इसका आंसर हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह उपराष्ट्रपति है। कौन सा है राइट आंसर? एकदम से वह उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति क्या है? संसद का अनन्य भाग नहीं है दोस्तों। क्या है? संसद का अनन्य भाग नहीं है। और संसद कैसे बनती है? तो राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर दोस्तों संसद बनती है। यहाँ पर बात कर लेते हैं अब वर्तमान में कौन से उपराष्ट्रपति हैं हमारे। तो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वह जगदीप धनखड़ हैं। जगदीप धनखड़ जो हैं वह भारत के उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और ये कितने नंबर के उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों? तो यह 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, 14वें नंबर के। और इससे पहले कौन राष्ट्रपति थे? तो वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति थे, इससे पहले जगदीप धनखड़ हैं, इनसे पहले कौन थे? वेंकैया नायडू। और यहाँ पर इन्होंने कब कार्यभार ग्रहण किया था, कब पदभार ग्रहण किया था? तो 11 अगस्त 2022 को इन्होंने
पदभार ग्रहण किया था, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ से पहले ये पश्चिम बंगाल जो है आपका, उसके राज्यपाल रह चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दूं कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं दोस्तों। कौन होते हैं? सभापति होते हैं राज्यसभा के, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ ऐसे राष्ट्रपति के, भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो बाद में उपराष्ट्रपति, जो बाद में राष्ट्रपति बने थे। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो यह हैं एस राधाकृष्णन, जो कि पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति बने 1962 से लेकर 67 तक। जाकिर हुसैन 1967 से 69 तक। वी गिरी 69 से 74 तक। आर वेंकट रमन 87 से 92। शंकर दयाल शर्मा 92 से 97। और के आर नारायण 97 से 2002। तो ये 6 उपराष्ट्रपति ऐसे थे जो कि उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बने थे। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ और फैक्ट हैं दोस्तों, कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन 1952 से लेकर 1962 तक उपराष्ट्रपति रहे थे, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। दो कार्यकाल में यह पद संभाला, बाद में उन्हें 1962 में राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, ये आपको याद रखना है। हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक उपराष्ट्रपति, एस राधाकृष्णन के बाद दूसरा कार्यकाल पाने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति थे, ये भी आपको याद रखना है। कि यानी 2007 से 17 तक कौन रहे थे उपराष्ट्रपति? जो हामिद अंसारी रहे थे। 10 साल तक ये उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे, जो कि राधाकृष्णन के बाद दूसरे उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 के समकालिक नहीं था? बताएंगे दोस्तों, इसमें कौन सा एक अन्य है वह 3 के समकालिक नहीं था। ऑप्शन ए दे रखा है बिंबिसार, दूसरा है गौतम बुद्ध, तीसरा है मिलिंद, चौथा है प्रसेनजित। राइट आंसर दोस्तों इसका कमेंट कर दीजिए, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? बताएंगे इसका आंसर। ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी है मिलिंद, ऑप्शन डी है प्रसेनजित। करिए दोस्तों इसका आंसर कमेंट, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों जो मिलिंद आपका है, ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित, यह तीनों क्या थे दोस्तों? समकालीन थे, यानी कि एक काल के ही थे। और ये मिलिंद जो हैं यह समकालीन इन तीनों के नहीं थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 11। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? ये आपको बताना है कि किस वर्ष में भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों जल्दी से, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शंस में ले लेता हूँ। ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1956, ऑप्शन डी है 1966। राइट आंसर दोस्तों कमेंट कर दीजिए, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा जल्दी से, क्योंकि आप आंसर कमेंट करते हैं और अपने जो आत्मविश्वास होता है उसको दृढ़ करते हैं। आप मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल अच्छा होता है दोस्तों। तो यहाँ पर भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? 47 में, 51 में, 56 में या 66 में? बताएंगे इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है 1956 में भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ था। और सबसे पहले भाषाई आधार पर गठित कौन सा राज्य हुआ था? तो वह आंध्र प्रदेश है दोस्तों। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। और यह कब गठित हुआ था? तो 1953 में दोस्तों यह गठित हुआ था। कब हुआ था? 1953 में सबसे पहले यह आंध्र प्रदेश जो था भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। अब 1956 में जो पुनर्गठन हुआ था राज्यों का, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो ये है राज्य जिसमें के 14 राज्य बने थे आपके, और 6 संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश बने थे, उनको याद रखेंगे। कौन कौन से राज्य पहले थे? 1956 का यहाँ पर परिदृश्य आपके सामने है दोस्तों। सबसे पहले आंध्र प्रदेश था, फिर असम था, बिहार, बम्बई, जम्मू एंड कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, और यहाँ पर आगे चलते हैं तो ये उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इस तरह से आपके 14 जो राज्य हैं वह आपके 14 राज्यों में विभाजित हुआ था भारत। साथ ही आपको बता दें कि 6 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विभाजित हुआ था।
जो कि भाषाई आधार पर थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप समूह, ये आपको लक्षद्वीप के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। और मणिपुर और त्रिपुरा, ये आपके केंद्र शासित प्रदेश थे। और यहाँ 14 जो आपके दे रखे हैं वह दोस्तों आपके राज्य थे, जिसमें कि भाषाई आधार पर सबसे पहला गठित होने वाला जो राज्य था वह आंध्र प्रदेश था। कब का है तो 1953 में इसको गठित किया गया था। बाकी के जो राज्य थे उनको 1956 में गठित किया गया था दोस्तों, ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। केवल आपको आंध्र प्रदेश ही नहीं देखना है कि आंध्र प्रदेश आपका पहला राज्य गठित होने वाला था तो वह 1953 में हुआ था, लेकिन जो राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ था वो 1956 में हुआ था। पहले क्या हुआ था, राज्यों को श्रेणी वाइज बांट दिया गया था, आबा सादा की श्रेणी में बांट दिया था। लेकिन 1956 में क्या हुआ कि उनको भाषाई आधार पर बांटा गया था। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है 13 नंबर कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो कौन सा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर क्या लगाया था, जजिया कर लगाया था। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है बलबन ने, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। राइट आंसर दोस्तों कमेंट कर दीजिए, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका बता देंगे कौन सा हो जाएगा, ए बी सी डी। राइट आंसर आपने कमेंट कर दिया होगा दोस्तों, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट आंसर है आपका दोस्तों। अब फिरोज तुगलक जो था उन्होंने क्या किया था कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। यहाँ बात कर लेते हैं तुगलक वंश की और फिरोज शाह तुगलक। इसका जो पूरा नाम था दोस्तों क्या था, तो फिरोज शाह तुगलक था। अब इसकी समस्याएं क्या थी, तो उलेमा असंतुष्ट, कृषक असंतुष्ट, सैनिक असंतुष्ट और इक्तादार असंतुष्ट। यानी कि जो भी इसके समस्याएं थी, उलेमा जो थे वह भी असंतुष्ट थे, कृषक भी असंतुष्ट थे इसके शासनकाल में, सैनिक भी असंतुष्ट थे और इक्तादार भी असंतुष्ट थे। अब इसने उनके लिए क्या समाधान किया दोस्तों, ये आप देखेंगे। तो फिरोज शाह तुगलक ने उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने के लिए राज्य की को शरीयत के आधार पर चलाने का प्रयास किया। किसके आधार पर दोस्तों, राज्य को शरीयत के आधार पर चलाने का प्रयास किया। इसी क्रम में उसने 23 प्रकार के अन्य कर आब बाब को, यानी पहले आब बाब कहा जाता था करों को, 23 प्रकार के अन्य करों को समाप्त कर दिया और निम्नलिखित 4 कर लगाए। 23 करों को उसने क्या किया, समाप्त किया और 4 कर उसने लगाए। और वह कर कौन कौन से हैं दोस्तों, तो देखिए जजिया कर उसने लगाया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो गैर मुसलमानों के लिए जाने वाला सैनिक सेवा के बदले कर था। यह किसके लिए, सैनिक सेवा के लिए जाने वाला गैर मुसलमान जो लोग थे यानी हिंदू लोगों पर इसने कर लगाया था, जजिया कर। दूसरा आता है जकात, यानी धनी मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था यह जकात। जकात के नाम से धनी मुसलमानों से कर लिया जाता था। तीसरा है खम्स, युद्ध में प्राप्त धन जिसमें राज्य का 1/5 भाग एवं सैनिकों का 4/5 भाग निर्धारित किया गया था। जो युद्ध होता था उसमें 4/5 भाग सैनिकों को दिया जाता था और 1/5 भाग राज्य को मिलता था। अब चौथा आता है कर खराज। खराज में क्या होता था दोस्तों, तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व, जबकि मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व उस्त कहलाता था। गैर मुसलमानों से लिया जाता था उसको खराज कहते थे, और मुसलमानों से जो भू राजस्व लिया जाता था उसको उस्त कहा जाता था। तो दोस्तों इस तरह के कर उसने लगाए थे किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। और ब्राह्मणों पर जो कर लगाया था जजिया कर, वो किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस सेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर किया गया। साथ ही आपको बता दें एक बार कि सेशन आपका शाम को 7 बजे आता है दोस्तों प्रतिदिन। नेक्स्ट सेशन आपका 42 नंबर आएगा और 42 नंबर सेशन आपका कल मिलेगा शाम को 7 बजे दोस्तों। तो देखना ना भूलें, शाम को 7 बजे का समय जरूर याद रखें। जीएस के क्वेश्चंस आते हैं आपके और जीके के क्वेश्चंस को इसमें फैक्ट में कवर किया जाता है, ये आपको अच्छी तरह से पता है दोस्तों। सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो दोस्तों इस सेशन में फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।
गुड नाइट।